1970 का इलेक्शन मैंने बड़े करीब से देखा। अवामी लीग को छोड़ के तकरीबन तमाम पार्टियों ने इस इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया था। पहले दिन से मैस्क्रेनस ने मुझको बहुत क्लियरली बता दिया कि जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई शुगल नहीं है कि मैं जाके देखूं कि लड़ाई कैसे हो रही है और क्या हो रहा है। मैं तो यहीं आपके दफ्तर में बैठा। বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন হোয়াইট নিউজ বাংলা, আমি সাথে আছি নিগার দিন নাহার। আর দর্শকরা, আজ আমি আছি লাহোরে। আর আজ থেকে আমি একটা জিনিস করব, সেটা হচ্ছে কি 1971 নিয়ে যেগুলো আনটোল্ড স্টোরি আছে সেগুলো কভার করব। এবং আজ আমি এমন একটা জায়গায় আছি, আমি আছি অবসরপ্রাপ্ত আর্মি মেজর, যিনি বাংলাদেশের অনেক জায়গায় কর্মরত ছিলেন, কারার আলী আগা স্যারের বাসায়। আমরা আজ তার সাথে কথা বলবো 1971 নিয়ে, কিছু হিস্ট্রি তার কাছ থেকে আমরা জানবো। এবং সেই সাথে অ্যান্থনি মাসকারেনাস নামে একজন জার্নালিস্ট ছিলেন, যিনি বাংলাদেশের জেনোসাইডস নিয়ে কিছু বুকস লিখেছেন। এবং তার কিছু বুকস যেমন দ্য রেপ অফ বাংলাদেশ, এ লিগাসি অফ ব্লাড, এবং তিনি সানডে টাইমসেও আরও কিছু তার আর্টিকেলস প্রকাশিত হয়, যার ফলে আমি এখানে এসে যা জানতে পারি, যার ফলে বাংলাদেশে যে জেনোসাইডস হয় এবং বিহারি জেনোসাইডস নিয়ে কিছু রং ইনফরমেশন আছে, সেগুলো আমরা স্যারের সাথে কথা বলে আজ ক্লিয়ার করব। এটা কিন্তু আমার কথা না, আমাকে এটা বলা হয়েছে, তো আমি ভাবলাম যে আমি স্যারের সাথে কথা বলে জিনিসগুলো ক্লিয়ার করি। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত ছিলেন এবং তিনি যুদ্ধের সময়ও ছিলেন, তিনি ইলেকশন নিয়েও জানেন। তো আপনাদের অবশ্যই ভিডিওটি ভালো লাগবে, আমি বলবো আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো চলুন আমরা স্যারের সাথে কথা বলে নিই। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सर? ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। यू आर वेलकम। सर, आप मुझे पहले बताइए अपने बारे में कि आप बांग्लादेश में कब गए, बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान में आप कब गए, कितने दिन रहे आप उधर, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, इसके बारे में हमें बताएं। मैंने पाकिस्तान आर्मी में अप्रैल 1962 से 1990 तक सर्व किया और मैं फ़ौज में ब्रिगेडियर के ओहदे से रिटायर हुआ। लेकिन मुझे इस दौरान एक मौका मिला ईस्ट पाकिस्तान में सर्व करने का। मैं उस वक्त कैप्टन था, ये 1969 की बात है। तो मुझे ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में पोस्ट कर दिया गया। मैं एग्जैक्टली 25 मार्च 1959 दैट इज़ 1969 ढाका पहुंचा और ये एग्जैक्टली वही दिन था जिस दिन जनरल याया खान ने अपना मार्शल लॉ इम्पोज किया था। ढाका से मुझे चिटागोंग में एज एडजुटेंट चिटागोंग सेक्टर ऑफ ईपीआर पोस्ट किया गया और फिर उसी साल के लेटर हिस्से में मेरी प्रमोशन ड्यू हो गई। मैं मेजर बन गया और मुझे चिटागोंग में ही 11 विंग ईपीआर की कमांड दे दी गई। लेकिन मैं वहाँ पे ज़्यादा अरसा नहीं ठहरा। मार्च 1970 में मुझे ढाका पोस्ट कर दिया गया एज GSO-2 जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के हेडक्वार्टर्स में, जहाँ मैं ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस से डील करता था। और इसके बाद मैं तकरीबन 1 साल उस अपॉइंटमेंट में रहा, जो कि बड़ा इवेंटफुल पीरियड था। फरवरी 1971 में मुझे कुमिल्ला के ईपीआर विंग में, जो कि एक इंडिपेंडेंट विंग था, वहाँ पोस्ट कर दिया गया। सर, आप मुझे 1970 का जो इलेक्शन था इसके बारे में थोड़ी सी अगर बताइए तो। 1970 का इलेक्शन मैंने बड़े करीब से देखा, क्योंकि उस वक्त मैं GSO-2 ईपीआर था और मेरी ड्यूटी इलेक्शन का जो मेन
कंट्रोलिंग हेडक्वार्टर था, कंट्रोल हेडक्वार्टर वहाँ पे थी। तो मैं पूरे ईस्ट पाकिस्तान की जो रुदात थी इलेक्शन की वो देख सकता था। ये इलेक्शन तकरीबन वन साइडेड था। लोग आमतौर पे ये नहीं जानते कि अवामी लीग को छोड़ के तकरीबन तमाम पार्टियों ने इस इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि मुजीब ने अपने स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक से उनको इस काबिल ही नहीं छोड़ा था कि वो कोई अपना कैंपेन कर सकें। चुनांचे मुस्लिम लीग के जो दोनों तीनों हिस्से थे, जमात इस्लामी और तमाम छोटी छोटी पार्टियां, निज़ाम इस्लाम पार्टी वगैरह, वो उन्होंने इलेक्शन में, मौलाना बाशानी फॉर इंस्टेंस, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तो ये तकरीबन वन साइडेड चीज़ थी। सर, असेंबली सेशन जो बार बार पोस्टपोन हो रही थी, तो इसका रीज़न क्या था? मुजीबुर रहमान की पॉलिसी ये थी कि असेंबली का सेशन जल्द से जल्द बुलाया जाए। आपको याद होगा कि ये जो इलेक्शन थे ये एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत किए गए थे, क्योंकि उस वक्त कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी मुल्क में। सो इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए इस इलेक्शन को रेगुलेट किया गया। ये एक बड़ा डिटेल्ड ऑर्डर था और बड़ा लंबा चौड़ा ऑर्डर था, लेकिन इसमें एक वीकनेस रह गई। इसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि ये नई नेशनल असेंबली जिस वक्त बन जाएगी तो इसका पहला काम ये होगा कि ये 120 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी। उसके बाद ही ट्रांसफ़र ऑफ पावर का सिलसिला शुरू होना था। लेकिन जो चीज़ इसमें से रह गई वो ये था कि ये क्लियर नहीं किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन पास करने के लिए कौमी असेंबली में, नेशनल असेंबली में कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होगी। आमतौर पे कॉन्स्टिट्यूशन या दूसरे जो अहम एक्ट होते हैं उनको पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। लेकिन ये क्वेश्चन खुला छोड़ दिया गया और ये सारा जो प्रॉब्लम बाद में हुआ वो इस एक गलती की वजह से हुआ। और ये गलती इस वजह से हुई कि जनरल याह्या ख़ान को तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तरफ से ये यकीन दिलाया गया था कि मुजीब 40 से 50% से ज़्यादा सीटें नहीं ले सकेगा और उसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होगी। लेकिन हुआ इसके बरक्स। दूसरी पार्टियों के बायकॉट करने से और मुजीब के एग्रेसिव टैक्टिक्स की वजह से 162 सीटों में से जो ईस्ट पाकिस्तान को एलोकेट की गई थी 160 अवामी लीग ने जीत ली। सिर्फ 2 सीटें, उनमें से एक जनाब नूरुल अमीन थे और दूसरे चकमा राजा त्रिदेव रॉय थे। इन 2 के अलावा तमाम 160 मेंबर अवामी लीग के थे और इस वजह से अवामी लीग को स्ट्रेट अवे सिंपल मेजॉरिटी नई नेशनल असेंबली में हासिल हो गई। मुजीब का इस पे ये ख्याल था और उसका ये इंसिस्टेंस था कि चूँकि अब वो मेजॉरिटी में है इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी मर्ज़ी की बनाएंगे, बेसिकली 6 पॉइंट्स के ऊपर। ये वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भी मंजूर नहीं था और ना ही फ़ौज को ये मंजूर था। तो ये झगड़े की वजह थी।
इसमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर का इस स्टेज पे सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि मुजीब किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। सो बाज़ लोग जो ये कहते हैं कि अगर मुजीब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता तो ये प्रॉब्लम ना होता, वो लाइलमी में ऐसी बात करते हैं। ওকে স্যার, দর্শক আমি এখন কথা বলবো যেটা হচ্ছে কি বিহারি গণহত্যা নিয়ে। সবাই কথা বলে বাঙালি গণহত্যা নিয়ে, অবশ্যই বাঙালিদের সাথে অনেক অন্যায় করা হয়েছে, কিন্তু আজ আমি কথা বলবো বিহারি গণহত্যা এবং যারা এই পাকিস্তানে ছিল, মানে তারা যারা এখানকার ছিল, যারা নন বেঙ্গলি ছিল, তাদের সাথে কীরকমভাবে অত্যাচার করা হয়েছে সেইটা নিয়ে আজ আমি কথা বলবো স্যারের সাথে। सर आप हमें ये बताइए बिहारी जेनोसाइड्स के बारे में, और जो नॉन बेंगोली था उसके साथ क्या हुआ था उस टाइम पे। बिहारी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट कम्युनिटी थी। ये वो लोग थे जो हिंदुस्तान के सूबा बिहार से माइग्रेट करके ईस्ट पाकिस्तान में आए थे। ये मेनली उर्दू स्पीकिंग लोग थे और इनका रहन सहन का तरीका और कल्चर बंगाली पॉपुलेशन से ख़ासा मुख्तलिफ था और ये रहते भी अलग थलग थे। तो इस वजह से ये लोग सिंगल आउट हो गए और इनके ख़िलाफ़ उस वक्त बंगालियों में बहुत ज़्यादा हेट्रेड थी और अवामी लीग जैसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस उस हेट्रेड को एक्सप्लॉइट करती थी। सो जब भी मौका होता था ये बिहारी कम्युनिटी को जुल्म का निशाना बनाया जाता था। इस मौके पे भी जब इवेंचुअली याया खान ने असेंबली डिले की, पोस्टपोन की, तो सबसे पहला जो गुस्सा वो अवामी लीग ने निकाला वो बिहारियों पे था। ढाका में बिहारियों की दो मेन रिहायशी जगह थी, मोहम्मद नगर और मीरपुर सर, मीरपुर, मोहम्मद नगर एंड मीरपुर। इनमें काफ़ी तबाही फेरी गई। चिटागोंग में बिहारी बहुत थे जो वहाँ पे रेलवे हेडक्वार्टर और दूसरी फैक्ट्रियों में काम करते थे। उनको मारा गया, औरतों को रेप किया गया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। इसी तरह से नॉर्थ बंगाल में, जसोर में जितनी भी बिहारी कॉलोनीज़ थी उनको मजालम का निशाना बनाया गया। सर कितने हो सकते हैं, कितना हिसाब हो सकते हैं कि कितने लाख बिहारी का ऐसे कत्ल हुआ है, ऐसे टॉर्चर किए गए हैं? हमारा अंदाज़ा ये था उस वक्त कि बिहारी और वेस्ट पाकिस्तानी सिविलियन जो मारे गए हैं इन रॉयड्स में, उनकी तादाद कम से कम 1 लाख है। ओके सर, तो अभी आपको मैं ये सवाल करूँगी कि ऑपरेशन सर्च लाइट के बारे में आप हमें बताएं। जी, ऑपरेशन सर्च लाइट से पहले 15 मार्च 1971 को जनरल याया खान ढाका में आए और वो मुजीब के साथ बातचीत करना चाहते थे। बाद में उन्होंने मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इनवाइट कर लिया और 19 मार्च को वो भी ढाका पहुंच गए। सो इन तीनों में बातचीत हुई। मेनली जो बातचीत थी वो जनरल याया और शेख मुजीबुर रहमान के दरमियान थी। बीच में जनरल याया ने उसको काफ़ी ढील दी, लेकिन मुजीब अपनी डिमांड्स बढ़ाता गया। इवेंचुअली जिस बात पे आके बातचीत टूटी वो मुजीब की ये डिमांड थी कि पाकिस्तान अब फेडरेशन के बजाय कॉन्फेडरेशन होना चाहिए और ईस्ट पाकिस्तान को टोटल पावर्स मिल जानी चाहिए। इसके साथ ही टैक्सेशन का मसला भी था। उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया था कि सेंटर कोई भी टैक्सेशन लगा सके तो वो फिर सूबों का मोहताज होता। ये चीज़ वेस्ट पाकिस्तान ख़ास तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मंजूर नहीं थी और ना ही जनरल याया खान को।
तो इस बात पे आके बातचीत टूट गई। इसी दौरान ये इंटेलिजेंस खबरें भी आईं फ़ौज को कि अवामी लीग ने ये प्लान किया है कि तमाम बंगाली यूनिट जो फ़ौज के थे और जो ईपीआर जो कि मेनली बंगाली फोर्स थी, वो 26 मार्च की सुबह को रिवोल्ट कर देंगे। इस चीज़ को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट को लॉन्च किया गया, उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसको रोकने के लिए ये एक्शन बिल्कुल नेसेसरी था। लेकिन पहले कम से कम 1 महीने में आर्मी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आईं और फॉर इंस्टेंस अप्रैल के पहले वीक तक सिर्फ ढाका फ़ौज के कंट्रोल में था, कुमिल्ला कैंटोनमेंट सिर्फ फ़ौज के कंट्रोल में था, रंगपुर कैंटोनमेंट फ़ौज के कंट्रोल में था और जसोर कैंटोनमेंट, बाकी हर जगह बगावत फैल चुकी थी और नॉन बंगालीज़ का कत्लेआम जारी था। इसके बाद जब फ़ौज के फ्रेश दस्ते वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान भेजे गए, 9th डिवीज़न और 16th डिवीज़न, वो आहिस्ता आहिस्ता फैल गए और ये तकरीबन मई तक ये लड़ाई जारी रही। मई के एंड में जाके तकरीबन कंट्रोल हासिल हो गया। उस पॉइंट पे ऑपरेशन सर्च लाइट ख़त्म कर दिया। ओके सर, ऑपरेशन सर्च लाइट लेके तो आपने बहुत कुछ हमें बताया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था ये होना, इसके बारे में बताएं। उसकी मेन 2 वजूहात थी। एक तो ये था, जैसे कि मैंने कहा कि इतलात थी इंटेलिजेंस की कि 26 मार्च की सुबह को अवामी लीग अपना एक्शन शुरू कर देगी और उस वक्त दोनों साइडों की स्ट्रेंथ ऐसी थी कि जो भी पहले शुरू करता उसको एडवांटेज होता। सो एक तो फौजी लिहाज से ये फैसला किया गया कि ये प्रीएम्प्ट होना चाहिए। दूसरी वजह पॉलिटिकल थी। 10 दिन से बातचीत जारी थी लेकिन वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची और एंड में आके जब मुजीबुर रहमान ने डिमांड पेश की कि पाकिस्तान को अब कॉन्फेडरेशन होना चाहिए बजाय फेडरेशन के, तो वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं था वेस्ट पाकिस्तान में। जनरल याह्या खान को ये अंदाज़ा था कि अगर वो ये मान के वापस जाएगा तो वो पावर में नहीं रह सकेगा और उसको हटा दिया जाएगा। इसी तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी अंदाज़ा था कि अगर ये चीज़ें मान ली गई तो उन पे बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लेम आएगा। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के फ़ौज का फ़ैसला यही था कि अब ऑपरेशन सर्च लाइट होना चाहिए। सर, ये जो था ये मैंने सुना है कि पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से दोनों पार्टीज़ का मतलब दोनों साइड में एग्रीमेंट सही से नहीं होने की वजह से जो आर्मी के ऊपर ये फोर्सफुली ये दिया गया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन सर्च लाइट का ये फोर्सफुली आर्मी के ऊपर दिया गया है, ऐसे कुछ मैंने सुना। टू सम एक्सटेंट ये चीज़ ठीक है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात थी वो वेस्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखती थी क्योंकि उनको वहाँ से वोट मिले थे। उनको ईस्ट पाकिस्तान से उनका एक भी मेंबर कंटेस्ट भी नहीं किया। इसी तरह से अवामी लीग का एक भी मेंबर वेस्ट पाकिस्तान से इलेक्ट नहीं हुआ, उन्होंने कंटेस्ट भी नहीं किया। तो वो अपनी अपनी जगह पर रिजिड थे
और कोई उसमें कोई नरमी पैदा करने के लिए अपने स्टैंड में तैयार नहीं था। आर्मी को, जनरल याह्या खान को और भुट्टो को ये अंदाज़ा था कि जितनी रियायत वो दे सकते थे अवामी लीग को वो दे चुके हैं, अब इससे ज़्यादा देना मुल्क के मुफाद में नहीं होगा। सो ये फिर वजह बन गई जिस पे सर्च लाइट को लॉन्च करना पड़ा। তো এখন আমরা কথা বলবো জার্নালিস্ট অ্যান্থনি মাসকারেনাস কে নিয়ে, যিনি জেনোসাইডস নিয়ে অনেকগুলো বুকস প্রকাশিত করেছেন, সেই সাথে তিনি আর্টিকেলও লিখেছেন। তার ঘটনাগুলি কতটা সত্য সেটা আমরা স্যারের কাছ থেকে জানবো এখন। सर, आप अभी मुझे एंथनी मास्कारेनास जिन्होंने आर्टिकल्स भी लिखा था जेनोसाइड्स को लेके, बुक्स भी लिखा है, तो आप इसके बारे में बताइए। वो जब कुमिल्ला गए थे, आपने रिसीव किया, मैंने सुना, तो अब जी। एक बहुत बड़ी गलती जो पाकिस्तान की तरफ से की गई ऑपरेशन सर्च लाइट से पहले, वो ये थी कि इन्होंने तमाम गैर मुल्की जर्नलिस्ट ईस्ट पाकिस्तान से निकाल दिए और वो तकरीबन सब के सब कलकत्ता जाके इंडिया में बैठ गए। वहाँ से उनको जो भी खबरें मिलती थी वो इंडियन सोर्सेज से मिलती थी, तो इंडिया उनको जो उल्टी सीधी गलत पिक्चर पेंट करता था वो वही रिपोर्ट किया करते थे। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान आर्मी को बहुत बुरा प्रेस मिल रहा था, उनकी बहुत बदनामी हो रही थी और लोग शायद ये समझ रहे थे कि वो एक कत्लेआम कर रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक प्लान सोचा। उन्होंने 10 जर्नलिस्ट पाकिस्तान के मोतबर किस्म की चुने, उनको ईस्ट पाकिस्तान भेजा गया ताकि वो हालात से आगाही हासिल करें और इसके बाद आके जो सिचुएशन है वो क्लैरिफाई करें और इंडियन प्रोपेगेंडा का तोड़ कर सकें। उन 10 में से एक एंथनी मास्कारेनास था। ये साहब कराची के रहने वाले थे, एंग्लो पाकिस्तानी जिस कम्युनिटी को कहते हैं उससे ये बिलोंग करते थे और बेसिकली ये जिस कम्युनिटी को गोवानीज कहा जाता है, यानी जो इंडिया में गोवा के रहने वाले हैं, ये वो थे। ये उस वक्त कराची का एक अखबार था मॉर्निंग न्यूज़, उसके असिस्टेंट एडिटर थे। सो इन 10 में वो भी शामिल थे और ये कुमिल्ला तशरीफ़ ले आए। ये इनको जब ये लोग पहुँचे ढाका एयरपोर्ट, इनको वहाँ जो PRO थे ईस्टर्न कमांड के मेजर सिद्दीक सालिक, जो बाद में ब्रिगेडियर हो गए थे, उन्होंने रिसीव किया और उन्होंने ऑफ़र किया कि हम आपको ढाका सिटी दिखाते हैं। एंथनी मास्कारेनास उनमें से वाहिद आदमी थे जिन्होंने कहा कि जी मैं कहीं ढाका में जाने का बिल्कुल ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, मैं सीधा कुमिल्ला जाऊँगा। सो उसको कुमिल्ला भेज दिया गया। यहाँ पे वो डिव हेडक्वार्टर में उसको रिसीव किया गया और इसके बाद उसको मेरे हवाले कर दिया गया, क्योंकि मैं उस वक्त कुमिल्ला शहर का सिविल एडमिनिस्ट्रेटर था। मेरे दफ्तर कुमिल्ला के सर्किट हाउस में हुआ करते थे और मैंने वहाँ ही एक कमरे में उसके रहने का बंदोबस्त कर दिया, क्योंकि वो जगह काफ़ी सिक्योर थी। पहले दिन से मास्कारेनास ने मुझको बहुत क्लियरली बता दिया कि जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई शुगल नहीं है कि मैं जाके देखूं कि लड़ाई कैसे हो रही है और क्या हो रहा है, मैं तो यहीं आपके दफ्तर में बैठूंगा। सो वो उसका
वो कोई 1 हफ्ता हमारे पास रहा टोटल, और उसका मेन काम यही होता था कि वो 9-10 बजे आके मेरे दफ्तर में बैठ जाता था और देखता रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाकी वक्त वो मेरे एक सिविल असिस्टेंट थे मिस्टर बिलाल अहमद ख़ान CSP, उनके साथ, उनको भी बातचीत का और बहस मुबाहिसे का बड़ा शौक़ था, तो ये उनके साथ बातचीत करते रहते थे। इसके अलावा जो भी आर्मी ऑफिसर मुझसे मिलने आता था, ये उससे भी थोड़ा बहुत मिला करते थे। उस ज़माने में 9 डिवीज़न का ऑर्डर ये था कि कुमिल्ला शहर में कोई फ़ौजी अफसर बग़ैर मेरी परमिशन के एंटर नहीं हो सकता। सो जिस किसी ने भी कुमिल्ला में आना होता था वो पहले मेरे पास आता था। सो वहीं उसको मैस्क्रेनस से मुलाकात होती थी। दिस ऑल्सो शोज़ कि कुमिल्ला में उस वक्त कोई हम जेनोसाइड या कोई रेप नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम किसी ऑफिसर को जाने ही नहीं देते थे कुमिल्ला शहर में, सिवाय उन आदमियों के जो मेरे डायरेक्टली अंडर कमांड थे। तो वो 6-7 दिन रहा हमारे पास। इसके बाद कुमिल्ला से वो सीधा ढाका चला गया और ढाका एयरपोर्ट से ही उसने अगली फ़्लाइट ले ली और वापस चला गया। कराची जाने के बाद उसने बड़ी चालाकी के साथ पहले अपने फैमिली वालों को लंदन भेज दिया, और इसके बाद ख़ुद भी वो काबुल चला गया और काबुल से वो फ़्लाइट लेके लंदन चला गया। वहाँ पे उसने संडे टाइम्स वालों को कांटेक्ट किया और उनको बताया कि मैं आपको फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दूंगा व्हाट इज़ हैपनिंग इन ईस्ट पाकिस्तान। ऑफ कोर्स उन्होंने उसको वेलकम किया, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट वो बड़ा ऑथेंटिक आदमी था। सो उसने फिर वो आर्टिकल लिखा 13 जून वाला, जिसकी हेडिंग ही उसने जेनोसाइड दी। ये पहला मौका था कि किसी ने भी इंटरनेशनली, इंडिया में या कहीं और भी, जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो इन रिलेशन टू ईस्ट पाकिस्तान। ये उस शख्स की इख्तरा थी और ज़्यादातर उसकी रिपोर्ट एक झूठ का पलंदा थी। उसमें कई गलत चीज़ें उसने ऐड की। मसलन उसने लिखा कि the Punjabi Eastern Command continues to dominate the policies of the central government. अब जिस किसी को भी पाकिस्तान आर्मी की वर्किंग का पता है या इंडीड किसी भी फ़ौज की वर्किंग का पता है, किसी भी प्रोफेशनल फ़ौज का, वो ये जान सकते हैं कि कोई सबॉर्डिनेट हेडक्वार्टर गवर्नमेंट की या जनरल हेडक्वार्टर्स की पॉलिसीज़ को डिक्टेट नहीं किया करता। जो भी पॉलिसी ईस्टर्न कमांड को मिलती थी वो यहाँ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस से आती थी या GHQ से आती थी। तो ये उसका पहली गलत बयानी थी जो उसने लिखी। इसके बाद उसने एक और जगह पे लिखा ढाका के मुतालिक, दी ऑब्लिट्रेशन ऑफ 2 हिंदू कॉलोनीज़। पहली बात, वो ढाका गया ही नहीं था। ये उसने बाद में जाके इंडियन प्रेस में इसके मुतालिक पढ़ा। ये कोई हिंदू कॉलोनीज़ सच नहीं थी। ये ढाका यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द एक शेंटी टाउन था जो कि कच्ची भाषा पे, कच्ची हट्स का बना हुआ था। और जिस वक्त यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में, इकबाल हॉस्टल और जगन्नाथ हॉस्टल वगैरह में फायरिंग हो रही थी, तो कुछ फायर इन बस्तियों में चले गए और चूँकि वो कच्चे सरकंडे वगैरह से बने हुए थे तो उनको आग लग गई। दैट वाज इट।
उसी को इसने इतना बढ़ा चढ़ा के कहा। फिर इसने अपने आर्टिकल में फैनी के इर्द गिर्द जो लड़ाई हो रही थी, जो ऑपरेशंस हो रहे थे, उसके मुतल्लिक बहुत डिटेल दी। अब अगेन जिस वक्त फ़ौज लड़ रही होती है, कोई भी फ़ौज, तो वो ये नहीं चाहती कि वो किसी सिविलियन को उस एरिया में लेके जाए कि उनका कोई कोलैटरल डैमेज हो जाए। तो ये उसका एक और झूठ था। वो कभी मेरे दफ्तर से बाहर निकला ही नहीं। फैनी जो वहाँ से 35 मील दूर था, वहाँ उसके वहाँ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर उसने एक और जगह लिखा कि जी पुरानी ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स को अब सिविल डिफेंस फोर्स के नाम से चेंज कर दिया गया है। ये भी एक गलत स्टेटमेंट थी। सब जानते हैं कि जिस वक्त ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स ख़त्म हुई, क्योंकि वो तमाम लोग रिवोल्ट करके इंडिया चले गए थे, तो उस वक्त जो नई फोर्स बनी थी वो ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस थी, एपकैफ जिसको कहते हैं। ये सिविल डिफेंस फोर्स की टर्म इंडिया ने शुरू में निकाली थी क्योंकि उनको सही नाम पता नहीं था, और वहीं से मैस्क्रेनस ने इसको पिकअप कर लिया। लास्टली इसने फिर एक जगह लिखा कि चांदपुर में जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो मिलिट्री पुलिस का एक मेजर है। अब सारी दुनिया जानती है कि 1971 में चांदपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं था। चांदपुर कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट की एक सब डिवीज़न थी। तो वहाँ पे किसी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सुपरिंटेंडेंट उस वक्त सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होते थे। तो ये उसकी गलत बयानियाँ और गलत फहमियाँ थी जो उसने इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके इसको पेश किया। इंडिया ने इनफैक्ट अप्रैल 1971 में ही ये फैसला कर लिया था कि वो पाकिस्तान के साथ वॉर करेंगे। इसके बाद दे वर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस ऑल ओवर। जिस वक्त मिडिल जून में मैस्क्रेनस का ये आर्टिकल छपा, तो इसको फ़ौरन इंडिया वालों ने पिकअप कर लिया कि हेयर इज़ ए जेन्युइन सोर्स रिपोर्ट जो डायरेक्टली पाकिस्तान में देख के आया है कि उधर क्या हो रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। इसी रिपोर्ट को उठा के इंदिरा गांधी ने, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, 7 मुल्कों के दौरे किए, 7 बड़े मुल्कों के दौरे किए, और उनको ये रिपोर्ट ही दिखाई कि देखें ये एक जेन्युइन रिपोर्ट है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो इससे उनको पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने का एक और मौका मिल गया और उन्होंने उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। 1974 में मैं इंग्लैंड में एक स्टाफ कोर्स कर रहा था और वीकेंड पे मैं लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में फिर रहा था कि सडनली फुटपाथ पे सामने की तरफ से मुझे एंथनी मैस्क्रेनस आता हुआ नज़र आया। मैंने उसको फ़ौरन पहचान लिया और उसने भी मुझे पहचान लिया। ही मेट मी रादर शीपिशली, और फिर वो मुझे करीबी एक कैफ़े में ले गया कि जी आए चले चाय पीते हैं। सो वी हैड ए कप ऑफ टी ओवर देयर, बट ही वॉज फीलिंग वेरी ऑकवर्ड एंड वेरी अनईजी ऑल दिस टाइम। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मिस्टर मैस्क्रेनस, ये आपने क्या किया, क्यों आपने इस तरह की रिपोर्ट लिखी जो गलत थी? तो उन्होंने कहा जी बात ये है कि आई वांटेड ए जॉब इन फ्लीट स्ट्रीट। फ्लीट स्ट्रीट लंदन की वो स्ट्रीट है जहाँ पे तमाम बड़े बड़े अखबारात के हेड ऑफिस हैं। सो बेसिकली ही वांटेड ए चांस टू गेट इनटू फ्लीट स्ट्रीट, और ये उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी
और इसने उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। और क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें शामिल थी जो इंडियन न्यूज़पेपर्स वगैरह ऑलरेडी कह रहे थे। सो इस चीज़ का कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये बहुत लाइकली है कि इंडियन सोर्सेज ने भी हो सकता है उसको स्पॉन्सर किया हो। ओके सर, और एक सवाल है, जैसे कि बांग्लादेश में हम जब छोटे टाइम से हमें ये बताया जाता है कि 30 लाख का हिसाब जो हमें दिया जाता है, 30 लाख बंगाली का जो शहीद हुआ है ये कहा जाता है। तो ये कितना सच है? 30 लाख का जो हिस्ट्री है, तो हमें अभी कुछ साइट से पता चले कि 30 लाख नहीं थे। ये उस ज़माने में ये वॉर टाइम प्रोपेगेंडा था जिसको इंडियंस ने भी हवा दी और मुक्ति बाहिनी और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी अवामी लीग की कलकत्ता में, जिसमें ताजुद्दीन अहमद थे और नूरुल ज़मान थे और इस किस्म के लोग, उन्होंने भी बेहतर यही समझा कि इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाए। लिबरेशन के बाद अब जबकि बांग्लादेश में इसका अंदाज़ा लगाया गया और उन्होंने एनालिसिस की कि हुआ क्या था, तो उन्हें पता चला कि 30 लाख तो बहुत दूर की बात है, इतने बंदे मिसिंग नहीं थे। और उनके जो अपने रिसोर्सेज थे बांग्लादेश के, उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया, लेकिन मुजीब ने उस चीज़ को कभी पब्लिक नहीं होने दिया क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट में नहीं था। तो 30 लाख का जो ये हिसाब है, तो इसके बारे में पाकिस्तान ने कोई इसके जो 30 लाख कहा जा रहा है, पाकिस्तान से कोई स्टेप्स लिया गया है कि हाँ ये 30 लाख नहीं है? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अखबारों में इतना कुछ आया सारी दुनिया के कि पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि इतने बंदे हमने मार दिए हों, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं था। और ये अब खुद बांग्लादेश में भी इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि ये चीज़ गलत थी। ओके, তো দর্শকরা আপনারা তো শুনলেন, এটা আমার কথা না, আমি বাংলাদেশেরও অনেক জার্নালিস্টের আজকাল আমি ভিডিও দেখতেছি, তো সেখান থেকে আমি জানতে পারছি যে 30 লাখ এটা সত্য না। তো আমি আজ এখানকার একজন আর্মি রিটায়ার্ড মেজরের সাথে কথা বললাম, তিনিও ওইটা বললেন। তো আপনারাই এখন বুঝুন যে কোনটা সত্যি কোনটা मिथ्या। सर, अभी मेरी ये सवाल है कि बांग्लादेश में जो हमारी फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान 1971 में उसको हुकूमती मिली थी, लेकिन उसके 3-3.5 साल बाद उसको बांग्लादेश आर्मी ने कातिल किया है। तो इसमें इंडिया का क्या रोल था? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसमें बेसिक चीज़ ये थी कि अवामी लीग शुरू से ही इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इन टच थी और ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो रॉ के प्लान के मुताबिक हुआ। ये प्लान उन्होंने बहुत पहले से बनाया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये अवामी लीग के सारे जो बड़े लीडर थे, ख़ास तौर पे शेख मुजीब और ताजुद्दीन, ये इंडिया के अंडर इन्फ्लुएंस थे। जिस वक्त प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी अंडर ताजुद्दीन, तो वो भी इंडिया के इन्फ्लुएंस में थी। बांग्लादेश आर्मी जो कि पुरानी पाकिस्तान आर्मी थी, उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई, उनका माइंडसेट पाकिस्तान में था और वो इंडिया से नफ़रत पे मुबनी था। वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके इंडिपेंडेंट बांग्लादेश में हिंदुस्तान का इतना इन्फ्लुएंस हो। यही चीज़ सिमर करती रही और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान भी, जिस वक्त अभी ये प्रोविजनल गवर्नमेंट कलकत्ता में थी, तो इसका इजहार होता रहा। एक वक्त पे जो बांग्लादेश आर्मी के उसका के कमांड चीफ थे जनरल उस्मानी, उन्होंने इस्तीफ़ा तक दे दिया कि इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा है। सो यही चीज़ उन तमाम फ़ौजी लीडर्स में थी
जिनमें ज़ियाउर रहमान थे और दूसरे लोग, वो बेसिकली एंटी इंडिया थे। और जिस वक्त उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद लिटरली इंडिया एक बांग्लादेश एक इंडियन कॉलोनी बन गया है, तो उन्होंने फिर उसके खिलाफ नफ़रत की फीलिंग आई, और उसका एक रिज़ल्ट शेख मुजीबुर रहमान की डेथ में था। वो फ़ौज वालों ने किया, और उसकी बेसिक वजह यही थी कि वो इंडिया को नापसंद करते थे। ओके सर, अभी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं बांग्लादेश के, बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, वो लोग ये कहते हैं, मुक्ति वाहिनी का बहुत सारे मेंबर्स भी हैं जो लोग कहते हैं कि हम आज़ाद तो हो गए लेकिन हम अभी तक इंडिया के गुलाम बन गए हैं। मतलब उसके नक्शे कदम पे चलते, उसके प्लानिंग के ऊपर चलते, हर चीज़ में पॉलिटिकल हो, अदर्स कंट्री के अंदर जो भी इंटरनल मैटर हो उसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप इस बारे में कुछ कहें। जी, ये चीज़ भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान शुरू हो गई थी। उस वक्त उन्होंने मुक्ति वाहिनी के हर यूनिट के साथ और हर सेक्टर हेडक्वार्टर में अपने पॉलिटिकल कॉमिसार्स बिठाए थे, जो कि लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करते थे। फौज को ये चीज़ पसंद नहीं थी, और फिर उन्होंने देखा कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, जो कि एक्सक्लूसिवली अवामी लीग की थी, वो इंडिया के बहुत नज़दीक थे। यही चीज़ बॉयल करती रही आहिस्ता आहिस्ता। फिर उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने एक तरह से बांग्लादेश में सफाया फेर दिया। तमाम जो उनकी इंडस्ट्री थी उसके हिस्से पुर्जे करके वो इंडिया में ले गए, और इस तरह उन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी को पैरालाइज करना चाहा, मफलूज करना चाहा। यही वजह थी कि फिर जो मुक्ति वाहिनी वाले थे उनको ये फीलिंग आई कि हमने इतनी लड़ाई किसके लिए की है, हमने इतनी कैजुअल्टीज़ किसके लिए उठाई हैं, हमने इतने लोगों को जो मारा है, सिविलियंस को और पाकिस्तानी फ़ौजियों को, उसकी वजह क्या थी। तो उन्हें फिर अपनी विक्ट्री लाहासिल नज़र आती थी कि हमने ये सारी जद्दोजहद किसी मकसद के बग़ैर और किसी फ़ायदे के बग़ैर की है। तो उसकी वजह से बहुत रिएक्शन था। आप बांग्लादेश और पाकिस्तान का इन फ्यूचर क्या देखते हैं, कैसे रिश्ता बन सकते हैं या बनना चाहिए? आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश के लोगों को रियलाइज़ होगा कि ठीक है, दोनों मुल्क आज़ाद हो गए हैं, वो आज़ाद ही रहेंगे, इसी तरह से रहेंगे, लेकिन कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये मुस्लिम मुल्क एक दूसरे के करीब ना आ जाएं। इसकी बिगनिंग मुजीब के ज़माने से शुरू हो गई थी, जब वो 1974 में इस्लामिक समिट के लिए लाहौर आए थे, और उस वक्त उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि ये हम भाई हैं, इकट्ठे ही रहेंगे, और वो स्पिरिट कायम है। थोड़ा बहुत रिएक्शन इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में है, क्योंकि हसीना मोइन जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अपने ख़ानदान की तबाही और इस तरह के कत्लेआम से बहुत नुकसान पहुंचा, दिल को चोट लगी, और उन्हें ये फीलिंग हुई कि शायद ये पाकिस्तान ने करवाया है। दूसरे अवामी लीगर्स की तरह से वो भी इंडियन इन्फ्लुएंस में हैं। लेकिन आप देखें कि जब कभी भी ज़ियाउर रहमान या खालिदा ज़िया की गवर्नमेंट आई, वो पाकिस्तान के साथ काफ़ी फ्रेंडली थे, और मेरा ख्याल है कि इन दोनों मुल्कों का फ्यूचर यही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और ये उसी वक्त हो सकता है जब वो इस पूरे किस्से के जो 1971 के इवेंट्स थे उनका सही वर्शन उनको पता चले। सर, बांग्लादेश के लोग ये काफ़ी कहते हैं कि पहले माफ़ी मांगे, देन हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। तो मैंने इसके पहले देखा 2 आर्टिकल में, जिसमें 2 दफ़ा माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि ऑफिशियली माफ़ी मांगना चाहिए। आपको इसके बारे में पता है तो प्लीज़ इसके बारे में थोड़ी सी बताएं।
जी वो ये कहते हैं, और गालिबन पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टैंस ये है कि परवेज़ मुशर्रफ जब वो पहली बार ढाका गए थे एज प्रेसिडेंट, तो उन्होंने शहीद मीनार पे खड़े होके माफ़ी मांगी थी, तो वो ऑफिशियली थी। अब उसी चीज़ को बार बार रिपीट करना गालिबन कोई अक्लमंदी नहीं है। वो पाकिस्तान का भी अपना एक स्टेटस है, दे वुड नॉट लाइक कि वो इस तरह से बार बार नीचे हों। और दूसरे ये भी है कि अगर माफ़ी मांगनी भी है तो फिर ये दोनों साइडों पे ड्यू है, क्योंकि जुल्म दोनों तरफ से हुआ, नुकसान दोनों साइडों का हुआ, तो ये वन साइडेड नहीं हो सकता। ओके सर, अब बांग्लादेश के लोगों को कुछ कहना चाहे तो थोड़ी सी पॉजिटिव सोच से लोग, कॉज हमें बहुत मेरा सारे उनके लिए मैसेज यही होगा कि वो पुरानी बातों को भूल के एक नए फ्यूचर की तरफ चलें, और उसका वाहिद तरीका ये है कि वो उस दौर के सही इवेंट जानने की कोशिश करें। अब बहुत सी किताबें और बहुत से आर्टिकल इन तमाम सब्जेक्ट्स पे पाकिस्तान में भी निकले हैं, बांग्लादेश में भी निकले हैं, और उनको ताकि सही चीज़ पता हो, और इन दोनों को एक दूसरे को फॉरगेट एंड फॉरगिव की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और फिर ये दोनों मुल्क तरक्की कर सकेंगे। ओके सर, आप तो बांग्लादेश में रहे हैं, तो आपको बांग्लादेश का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आप तो बहुत सारे जगह पे रहे हैं। मार्च 1971 से पहले मैं जितनी देर बांग्लादेश में रहा वो बहुत प्लेजेंट स्टे था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मैंने उधर बहुत दोस्तियां बनाई, हमें वहाँ के फल बहुत पसंद थे, वहाँ के लोगों की सादगी, उनका सादा रहन सहन, वो हमें बहुत अच्छा लगा, और कुछ पुरानी दोस्तियां अभी तक कायम हैं। सर, बांग्लादेश में अगर आपके कोई दोस्त है, बंगाली कोई दोस्त था उस टाइम पे, तो उसके बारे में थोड़ी बताइए, कोई कहानी हो कुछ। मेरा एक बड़ा क्लोज दोस्त है, मेजर जनरल नूरुल इस्लाम। वो फ़ौज में मेरे साथ होता था, छुट्टियों में अक्सर मेरे घर भी आया करता था और रहा करता था, और हमारी बहुत दोस्ती थी। इसके बाद फिर 1971 के इवेंट में वो मुक्ति बाहिनी का एक बड़ा एक्टिव और बड़ा लीडर बना, लेकिन उसके बावजूद हमारी आपस की दोस्ती में फ़र्क नहीं पड़ा। हम अब भी मिलते हैं, वो अमेरिका में होता है, मैं जब कभी अमेरिका जाता हूँ तो उससे बातचीत होती है, मुलाकात होती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसकी बेटियों की शादी वेस्ट पाकिस्तानी लड़कों से हुई। सर, आप तो बांग्लादेश में रहे हैं, तो बांग्ला में कुछ कहना चाहेंगे बंगालियों को? আমি তোমাকে ভালোবাসি। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। দর্শকরা, আপনাদের আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আমি কিন্তু নিজে থেকে কিছু বলিনি, আপনাদের সামনে আমরা কয়েকটা রেফারেন্স দিয়ে দিব। স্যারও কিছু বললেন, আপনারা কোনটা বিশ্বাস করবেন কোনটা বিশ্বাস করবেন না সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনাদের ব্যাপার। যদি আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে আমাদের কমেন্টস করে জানাবেন, এবং আমাদের সকল চ্যানেল লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, এবং আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করুন। আপনাদের যদি কোনো ধরনের কোশ্চেন্স থাকে আপনারা আমাদের সাথে ফেসবুকে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। ফেসবুক লিঙ্কও আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ।